हेलो। जय हिंद, नमस्ते। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है मस्त होगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त होगे। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2026 की एग्जाम डेट क्या हो सकती है, अभी तक ऑफिशियली नहीं आई है, और जो आखिरी टाइम बचा है उसमें हम किस तरीके से तैयारी करें, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। एक बार सबसे पहले ये समझते हैं कि एक तो आपको ये चिंता है कि जो ग्रेजुएट लेवल का है उसकी आंसर की कब आएगी। अभी 16 से 27 मार्च के बीच में एग्जाम कंडक्ट हुआ है इसका, आरआरबी एनटीपीसी का। एक तो ये दुविधा है, तो मैं बता देता हूँ कि इस वीक में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में पूरे चांसेस हैं कि इसकी आंसर की आ जाएगी। इसके बाद आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कब होगा। हमारा मेन फोकस इस पे रहने वाला है कि कितना समय अपने पास लगभग है और हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं आपकी इस चीज़ में कैसे हेल्प कर सकता हूँ। जैसे कि सारे ज़्यादातर बच्चे जानते हैं, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें आप करोगे तो आपका उसमें पूरा फायदा उठा सकते हो। देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ें मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे सिलेबस आपको पता है, इसमें सबसे बढ़िया बात ये है कि जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है, ठीक है, इंग्लिश से जिन लोगों को प्रॉब्लम है, इंग्लिश रेलवे के एग्जाम्स में नहीं आती। ठीक है भाई। एनटीपीसी में आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट मजबूत करने हैं: जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। 40 नंबर की जीके, 30 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के। टोटल जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है। लेकिन बड़ी बात क्या है इसमें कि एक तो 90 मिनट का टाइम है, ठीक है, 90 मिनट का टाइम कम नहीं है, ठीक ठाक टाइम है। बड़ी बात यह है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है तुम्हारे लिए। यहाँ तुम्हें नेगेटिव मार्किंग खतरनाक मिलती है, इसीलिए तुम्हें अपनी एक्यूरेसी बहुत सेट रखनी पड़ेगी। आपको गलतियां नहीं करनी है। एसएससी में ज्यादातर जो नेगेटिव मार्किंग रहती है, अगर मैं प्री की बात करूं तो 1/4 की रहती है, लेकिन यहाँ आपको स्टार्टिंग से 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। इसलिए आपको थोड़ा सा इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए चलना है। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूँ रिवीजन, अब जो मैं चीजें बताता हूँ क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है उसको ध्यान से समझना। देखो, रिवीजन से ही सिलेक्शन होगा आखिरी का। अब से वैसे मैं टाइम बताऊं कितना टाइम आपका एग्जाम में है, टाइम मैंने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। ऐसा आप मान के चलो कि मिड मई के आसपास, मई में आधे मई यानी 15 मई के आसपास आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरी पूरी चांसेस इसके हैं। अपने पास लगभग 1 डेढ़ महीना है। ठीक है, आप इसको 1 महीने के आसपास ही लेकर के चलो। मैं 30 डेज की प्रॉपर हैंड रिटन आपको स्ट्रेटजी भी बता दूंगा अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल मैं इस पे बात करता हूँ। रिवीजन होते हैं आपके डेली रिवीजन और वीकली रिवीजन, और लास्ट 10 डेज के बारे में अभी बात कर लेंगे। अगर मैं बात करता हूँ डेली रिवीजन की, तो उस चीज़ को समझना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा डेली स्कैनिंग करनी होती है। ये नहीं कि आपने सुबह से शाम तक जो पढ़ा है उसे जा करके तुम रात को रिवाइज करने बैठ रहे हो, ऐसे नहीं करना होता डेली रिवीजन। डेली रिवीजन का मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिन पर आपकी डेली नज़र होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वो बहुत ज़रूरी होती है। वो नहीं पता होगे तो तुम और भी चीज़ों को नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप हमेशा मेरे साथ जब भी कभी कुछ कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो औरों की तरह ना देखा करें प्लीज़। मैं बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन बहुत जानदार वीडियोस होती हैं, इसीलिए कॉपी पेन हाथ में लेके बैठो। मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले हैं ना, उन्हें आप एक जगह लिख लो। ये फॉर्मूलेज ऐसे हैं, जैसे इसमें ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सारी चीज़ें आती हैं एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ में आप बिना फॉर्मूले को याद किए एक पेन भी नहीं चला सकते, क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए ये जो मैथ के फॉर्मूले हैं एक चार्ट की फॉर्म में आपके सामने होने चाहिए, ताकि उन्हें आप स्कैन करते रहो, वो आपके दिल में बैठे हुए होने चाहिए। और दूसरा, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जीके के। मैं आपको ये कहूँ कि जीके स्टैटिक वाली जो जीके है, ठीक है, जैसे अगर मैं लूसेंट की बात करता हूँ तो उसमें टेबल बने हुए हैं, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, इस टाइप की जो चीजें हैं, ये आपकी नज़रों में हमेशा होनी चाहिए। उस दिन का डेली एक थोड़ा सा समय निकाल करके स्टैटिक को आप भले ही 4 पार्ट में बांट लो, जैसे आपको बांटना है, बट डेली ये वाला हिस्सा एक दिन, ये वाला एक हिस्सा एक दिन, एक दिन ये, एक दिन ये, इस तरीके से आपको पूरा जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो डेली रिवाइज करना है, थोड़े 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 चंक में डिवाइड कर करके। ये चीज जरूर ध्यान रखना। डेली रिवीजन अगर आप इन सब चीजों का करते हो आओगे कंसिस्टेंटली, बच्चे शुरू तो सब कर लेते हैं। आज मेरी वीडियो देखोगे, आज भी आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार करोगे, हाँ शिवम भैया ने बोला ये चीजें हम डेली रिवाइज करेंगे, बट रेगुलरली रिवाइज करनी है।
ठीक है, तो इस तरीके से मैथ की चीजें होगी, जीके की चीजें होगी। रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है। जिन बच्चों को आज भी ऐसी प्रॉब्लम है रीजनिंग में, जैसे कि मैं बताता हूँ, अल्फाबेट्स है, ठीक है, ए कितने नंबर पे आता है सब जानते हैं कि भाई ये आता है पहले नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे। जिन बच्चों को इनमें भी दिक्कत है कि जे कितने नंबर पे आता है, जेड तो सभी को पता है, इनका ये रटा हुआ नहीं, एटलीस्ट इनको आप डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दो, इनको रिवाइज करो, तो ये सभी चीजें आ गई आपकी डेली रिवीजन के अंदर। डेली रिवीजन में वो चीजें आती हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए, ठीक है, और छोटे छोटे चंक में इनको बांट के डिवाइड कर लो। और भी मैं आपको बताऊंगा डेली रिवीजन में आप कैलकुलेशन को इंप्रूव करने के लिए, जैसे टेबल्स हो गए वो याद कर सकते हो, ठीक है, स्क्वायर हो गए, ट्रिपलेट्स हो गए, क्यूब्स हो गए, ये आपको याद होने चाहिए। कब याद करोगे? डेली रिवीजन में ये सब चीज़ आएंगी। ये आपको वो चीज़ें ना, डेली आपको टाइम देना ही देना है इन सब चीज़ों को, और आप खुद महसूस करोगे कि कुछ टाइम बाद कितनी स्ट्रांग आपकी मैथ हो जाएगी, कितने स्ट्रांग आपकी कमांड सारे सब्जेक्ट पे हो जाएगी। डेली 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 टाइम देना पड़ेगा इसको। वीकली रिवीजन क्या होता है? वीकली रिवीजन थ्योरी का रिवीजन होता है। जैसे आपने कुछ भी पढ़ा हिस्ट्री में, ठीक है, पूरे वीक में आपने कुछ हिस्ट्री पढ़ी होगी, कुछ ज्योग्राफी भूगोल पढ़ा होगा, जो भी आप पूरे वीक में पढ़ते हो ना, तो लास्ट में जाकर के सैटरडे या संडे एक दिन पकड़ो, उस दिन आप कुछ नया ना पढ़ के जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज किया करो। तरीके से चलने से ही सिलेक्शन होगा। डेली रिवीजन आप समझ गए। वीकली रिवीजन जो भी आपने वीक में पढ़ा है थ्योरी, उस थ्योरी को रिवाइज करने के लिए आपका एक दिन डेडिकेटेड होना चाहिए सिर्फ रिवीजन के लिए। दोनों चीज समझ में आ गई। लास्ट डे पर अभी जोर नहीं दूंगा क्योंकि अभी टाइम है, लेकिन लास्ट डे में बस ये बोलूंगा कि लास्ट टाइम पर जो भी आपके नोट्स होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके अलावा आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। जो पढ़ चुके होते हो, जो नोट्स आपके हाथ में है, सिर्फ उन्हीं को आपको पढ़ना होता है लास्ट 10 डेज में। कुछ भी नया नहीं पढ़ना होता लास्ट टाइम पे, इतना आप ध्यान रखना। रिवीजन का पूरा गेम समझ गए। डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन दोनों इंपॉर्टेंट है। मैथ्स की आप हमेशा कहते रहते हो कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएं, क्या ट्रिक्स हैं, ये बता दो वो बता दो। तो मैथ्स में मैंने हमेशा एक चीज़ कही है कि कुछ चीज़ें आपके आंखों के सामने होनी चाहिए। जो डेली रिवीजन वाला बताया था उसमें आपको ये चीज़ें और ऐड करनी है। ये आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाएंगे। जिसने मैथ्स में कैलकुलेशन स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन कर ली, वो कम समय के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करेगा। वरना ज़्यादातर बच्चों का तो समय ही कम पड़ जाता है, पेपर ही छूट जाता है। बिगिनर्स के साथ तो सबसे बड़ी समस्या ये है। उसका एकमात्र सॉल्यूशन है, ज़्यादा चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, सबसे ज़रूरी और बेसिक चीज़ें हैं। 30 तक आपको टेबल याद होने चाहिए। 20 तक टेबल ज़्यादातर बच्चों को याद होंगे, नहीं याद है तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है भाई, कर सकते हो ना याद। क्यों बोल रहा हूँ कि ये डेली रिवीजन में आएंगे? अगर तुमने 29 का टेबल एक दिन याद कर लिया, क्या तुम्हें याद हो जाएगा? नहीं। ये वो चीज़ें हैं जहाँ आप डेली स्कैनिंग करोगे ही करोगे। इसलिए डेली रिवीजन समझ रहे हो क्या होता है और वीकली रिवीजन में फ़र्क क्या होता है। तो डेली रिवीजन में ये वाली चीज़ आएगी, टेबल आपको 30 तक याद करने हैं, जितने याद है अच्छी बात है, उतने आगे के लिखो और डेली रिवाइज करो। 5 मिनट लगता है पूरा रिवाइज करने में बस। 50 तक के स्क्वायर आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। 20 तक, ज़्यादा ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, बस 20 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए। जब इतनी चीज़ें आप करोगे, इसके अलावा भी मैं कई बार कहता हूँ कि आप ट्रिपलेट्स, चौथे नंबर पे एक चीज़ और लिखो, ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की आपको जरूरत पड़ेगी बिल्कुल। एनटीपीसी में एडवांस मैथ आती है, एडवांस मैथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको ट्रिपलेट्स की। ये आपको याद होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, 4 चीज़ें बोलिए, एटलीस्ट इन्हें याद रखो। डेली रिवीजन में मैथ के सारे फॉर्मूले आपके आंखों के सामने होने चाहिए। स्कैनिंग करनी है डेली 15-20 मिनट इन सभी चीज़ों की। आप एक महीना मेरे कहने से ये करके देखो, आपकी मैथ आज यहाँ है ना, यहाँ मैथ का पता नहीं, कॉन्फिडेंस जरूर यहाँ आएगा। कॉन्फिडेंस यहाँ आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ने से ही सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं लाइफ में भाई। मैथ तो चीज़ क्या है। एनालाइज पीवाईक्यू प्रॉपर्ली। देखो कोई कुछ भी कहे, आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, जब टेंडर बदला, एडिक्विटी नई कंपनी आई, तब लोगों ने कहा सब कुछ बदल जाएगा, पूरी दुनिया बदल जाएगी, सूरज पश्चिम से निकलना शुरू हो जाएगा, फलाना फलाना। प्रीवियस यार एक बात बताओ, जो सरकारी नौकरी वाले लोग होते हैं, ये तो वैसे ही कामचोर होते हैं, कहना नहीं चाहिए बट होते हैं। कौन नए सवाल बना रहा है बैठ के? जो पुराने सवाल चल रहे हैं ना, उन्हीं को उठा उठा के सवालों नए नए एग्जाम्स में पटकते रहते हैं और एग्जाम लेते रहते हैं। ये चल रहा है दसियों साल से। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वही आगे भी आएंगे और आते रहेंगे। और एक चीज और है, मान लेते हैं एक टॉपिक है, परसेंटेज है, इलेक्शन, कितने सवाल बना लोगे तुम? कितने सवाल बना लोगे? वही कुछ चुनिंदा सवाल है, वही घूम फिर के आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे, आगे भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आरआरबी हमेशा रिपीट करती है अपने पैटर्न को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको किसी भी हालत में करने हैं, उसका पैटर्न अंडरस्टैंड करना है। वो तभी होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते रहोगे। तो इस पे मैंने बस ये बोला कि PYQ पे आपको अपनी कमांड बना के रखनी है। सबसे बड़ी चीज फिर आती है टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम। एग्जाम के अंदर हमारा टाइम कम पड़ जाता है, कैलकुलेशन की वजह से कम पड़ता है, उसका इलाज बता दिया। और अपने आप को पहले ही आंक लो। ये जो आपका एग्जाम होगा जिस भी दिन होगा, उस दिन तो आपको जस्ट चिल होकर के जाना, रात को पूरी नींद लेकर के जाना। नींद भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप रात की नींद अच्छी नहीं ले रहे हो, कई बार 2 दूनी 4 की जगह 2 दूनी 5 होता रहता है, और होता ही रहता है। वो सब होता है जब आपका दिमाग थोड़ा सा हैंग हो जाता है। हैंग भी होता है कि हाँ होता है भाई, नींद पूरी नहीं होगी, आप स्ट्रेस में होगे तो प्रॉब्लम आती है। इसलिए एग्जाम से पहले चिल होना आपका बहुत ज़रूरी होता है। और आप एग्जाम से पहले चिल कब होगे? जब आपको पता चल रहा है कि ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम है, ये तो मैं रोज देता हूँ, ये तो मैं रोज देता हूँ। उसी को बोलते हैं मॉक टेस्ट। आप डेली मॉक टेस्ट देना शुरू करो। जब आप घर पे बैठ के वो 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डाल लोगे, तो फिर वो उस दिन जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो, कोई नई चीज थोड़ी है आपके लिए। भाई 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, वो तो मैं रोज करता हूँ, वहां जाके कर लूंगा, क्या नई बात है। और इससे आपको रिवीजन में भी बहुत हेल्प मिलती है, बताता हूँ कैसे। स्टार्ट विथ 2 से 3 मॉक पर वीक आपको देने चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग में। अभी वैसे वो टाइम आ चुका है कि आप डेली एक मॉक पे शिफ्ट हो जाओ। अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, या एक दिन छोड़ के एक दिन देने जा रहे हो, वो भी काफ़ी है। ज़रूर देने जाओ, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, वो टाइम मैनेजमेंट आपको आ जाएगा। ठीक है भाई। लास्ट 15 डेज में डेली मॉक टेस्ट के लिए मैं बोलता हूँ आपको देने ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है एनालाइज एवरी टेस्ट। आप हर टेस्ट को एनालाइज करो। वो आपको ये बताएगा कि क्या क्या चीज़ों में आपको रिवीजन की ज़रूरत है। मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा ज़रूरी एनालिसिस होता है। जो भी आपने मॉक टेस्ट दिया उसे बैठो, तसल्ली से देखो कहाँ कहाँ हमारी गलतियाँ हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको बिल्कुल ही नहीं आती, उनको उठाओ और पढ़ लो। कुछ ऐसी चीज़ मिलेंगी, यार पढ़ा तो था, इसका मतलब वहाँ आपको रिवीजन की ज़रूरत है। वो चीज़ आप रिवीजन में लिखो और रिवाइज करो बढ़िया तरीके से। मैंने जब लास्ट 10 डेज में बताऊंगा एक स्ट्रेटेजी और बना करके, वहाँ पर कुछ भी नया नहीं पढ़ना होता, वहाँ सिर्फ रिवीजन करना होता है। तो ये आपको एनालिसिस जो होगा टेस्ट का, वो आपको ये भी बताएगा कहाँ आप गलती कर रहे हो, आपको ये भी बताएगा किस चीज़ को बिल्कुल शुरू से पढ़ने की ज़रूरत है, ये भी बताएगा कि क्या चीज़ आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं बोलता हूँ मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आपको ये चीज समझ में आएगी कि 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन को किस स्ट्रेटेजी से सॉल्व करना है, पहले क्या चटकाना है क्या नहीं करना। ठीक है, जो सवाल मुश्किल आ रहा है उसको स्किप कर दो, उसको दूसरे सेकंड राउंड में करना होता है। फर्स्ट राउंड में फास्ट जाना होता है, सेकंड राउंड में आपको धीरे 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 सवालों को करते हुए आना, जो आपने फर्स्ट राउंड में छोड़ दिए थे। ये सब आप खुद ही बार बार मॉक टेस्ट दे करके सीखोगे। आपके लिए जिस दिन एग्जाम होगा वो हलवा हो जाएगा, कुछ लगेगा ही नहीं आपको। इन सभी चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं सिली मिस्टेक। देखो एक चीज मैंने हमेशा बोली, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, मैथ्स में बच्चे जो होते हैं सबसे ज्यादा गलती करते हैं, पता है, 2 चीजों में। एक तो सबसे बड़ी गलती, वो क्वेश्चन को ही कई बार गलत पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, लास्ट में वो ये नहीं देख पाते जो वैल्यू पूछी है वो सी की पूछी है, बी की पूछी है, ए की पूछी है। बस जल्दबाजी में उनके दिमाग में कुछ आता है, अच्छा ए की वैल्यू पूछी है, मार देते हैं। ठीक है, या कुछ जो क्वेश्चन है ना बस उसको मिसरीड कर देते हैं, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है। तो हमेशा सबसे पहले, और ये चीज भी मॉक टेस्ट से ठीक होगी, आपकी प्रैक्टिस से ठीक होगी, जब भी आप सवाल पढ़ते हो सबसे पहले पूरा सवाल एक बार में पढ़ना जरूरी है। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, हम लिख तो लेते हैं तुरंत आधा सवाल पढ़ के, बट मैं हमेशा बोलता हूँ एक बार फर्स्ट रीड फटाफट से पूरा सवाल पढ़ा करो, पूरा ए से लेके बिल्कुल जेड तक पूरा एकदम। तो आपके दिमाग में सेट होता है कि सवाल क्या पूछना चाह रहा है क्या नहीं पूछना चाह रहा। मिस रीड नहीं करना चाहिए। एक टुकड़ा पकड़ा वो लिखना शुरू करा, फिर आधा टुकड़ा पकड़ा वो लिखना शुरू करा। बहुत से बच्चे ऐसे सॉल्व करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन को पहले एक बार में पूरा पढ़ना सीखो। मिसरीड करने की वजह से बहुत सारी गलतियां करते हैं बच्चे। बच्चे को सवाल आता है लेकिन गलती कर जाता है सिर्फ इस वजह से। दूसरी कैलकुलेशन की मिस्टेक होती है। भाई ये प्रैक्टिस के साथ ठीक होगी। और सबसे बड़ी चीज आपकी मैंने बता दी कि जो मैंने आपके कैलकुलेशन के लिए कुछ चीजें बताई हैं, टेबल हो गए, स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए, ट्रिपलेट्स हो गए, इन सभी चीज़ों को जब आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लोगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। लेकिन टेबल ऐसे याद नहीं होना चाहिए कि आपने बोला 19 7 हो गया, 63 हो गया, इनको ऐड कर लिया 133 हो गया। नहीं, जैसे ही 97 बोलो
19 जब तुरंत मुंह से 133 निकलना चाहिए, 133 निकलना चाहिए, फट से निकलना चाहिए। और मतलब टिप्स पे होना चाहिए टेबल। रिवर्स भी याद होना चाहिए, ठीक है, 7 की गुणा 19 में हो, 19 की गुणा 7 में हो, फटाक से आंसर दे रहे हो, तब आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होनी बिल्कुल जीरो हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़, आप रिलैक्स होने चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना। दिमाग में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, वरना उससे इस चीज़ पर बहुत फर्क आता है। हम लोग सब इंसान हैं, हमारा दिमाग जो काम करता है वो बेहतरीन काम कब तब करता है जब हम नॉर्मल होते हैं। या तो आप बहुत एक्साइटेड हो तब भी गड़बड़ होगी, बहुत स्ट्रेस्ड हो तब भी गड़बड़ होगी। शांति में ही सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम करता है हमारा दिमाग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से बड़ी चीज़ होती है। मोटिवेशन क्या, मोटिवेशन वीडियोस देखनी चाहिए, हाँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो देखते रहना चाहिए। मैं कभी मोटिवेशन की वीडियोस के खिलाफ नहीं होता हूँ, मैं भी बहुत देखता था, आज भी कभी कभी देखता हूँ। क्या एक स्टार्ट के लिए ज़रूरी होती है, और बेकार चीज़ देखने से तो बढ़िया है ना कि आप मोटिवेशनल चीज़ें देख रहे हो। तो हाँ, मोटिवेशन देखना चाहिए, लेकिन मोटिवेशनल चीज़ों पर कभी अपनी डिपेंडेंसी नहीं बनानी चाहिए। डिपेंड ही नहीं हो जाना चाहिए, पहले तो एक मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा तभी पढ़ूंगा। अगर ऐसे हो गए तो सत्यानाश हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। मन कर रहा है तो भी पढ़ना है, मन नहीं कर रहा है तो भी पढ़ना है, गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है तो काट के पढ़ना है, कुछ भी हो जाए पढ़ना ही पढ़ना है। आपका एकमात्र समाधान है आपकी जीवन का, सरकारी नौकरी में कूद तो गए हो, लेकिन बाहर निकलोगे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बलबूते। जब आपको पढ़ना ही है तो फिर सारी चीजें साइड में, सिर्फ पढ़ना, चाहे कुछ भी होता रहे। दोस्त कह रहा है मार्केट जाना, बोले नहीं जाना भाई, पढ़ना है। बस पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, मन करे तो पढ़ो, नहीं करे तो पढ़ो। पढ़ना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। जब आपको पता है तो आप कंसिस्टेंसी से सिर्फ पढ़ो। और एक चीज और बता देता हूँ, सिर्फ 6 घंटे में बोल रहा हूँ, 6 घंटे बहुत कम होते हैं, आपको लगेगा बहुत ज्यादा है, टुकड़ों में तोड़ के पढ़ो, कैसे पढ़ो। अगर तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो दिन के, क्या होते हैं 6 घंटे, 2-2 घंटे में तोड़ लो भाई, तीन तीन स्लॉट में पढ़ लो आप 6 घंटे। लेकिन 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 एक्सट्रीम कंसिस्टेंसी से अगर तुम 6 घंटे, सिर्फ 6 घंटे पर डे पढ़ते चले गए, जिस एग्जाम को चाहोगे उस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। लोग क्या करते हैं, 8 घंटे के लिए बोलते हैं, 11 घंटे के लिए, नहीं भाई। तुम एक दिन 11 घंटे पढ़ लो, एक दिन तुम 8 घंटे पढ़ लो, अगले दिन पढ़ो ही मत, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन कंसिस्टेंसी से सिर्फ 6 से 7 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन सिर्फ कंसिस्टेंसी से ही समाधान होगा। पूरे तरीके से कंसिस्टेंट रहना है, तब जाकर के आपके 6 घंटे अगर आप पर डे दे रहे हो तो 100% सिलेक्शन हो। क्लियर है। लास्ट में ये बोलूंगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको सारी चीज़ों की अपडेट मिलती रहती है। जब आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम डेट आएगा तो सबसे पहले आपको स्केल अप सिलेक्शंस पर यहाँ मिल जाएगा। साथ में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, अपनी धुरंधर सीरीज चल रही है एनटीपीसी। अगर आप में कहीं भी किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है तो ये धुरंधर सीरीज है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको बता देता हूँ, लाइव सेक्शन या प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। ये रही आपकी धुरंधर सीरीज। अभी 2 क्लास हुई हैं मात्र इसके, परसेंटेज क्लास 1 क्लास 2, बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिल में मैं उतार रहा हूँ। जब आप इसको देखोगे तब महसूस करोगे कि हाँ, हमें कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। और गजब की बात यह है कि लगभग 45 से 60 दिन का मैंने टारगेट बना रखा, इतने दिन में मैं इसको कंप्लीट भी करा दूंगा सीरीज़ का। तो 45 डेज के अंदर अगर ये कंप्लीट होने वाला है और आपका एग्जाम भी 45 डेज में होने वाला है, तो आपके लिए बेस्ट सीरीज रहने वाली है। इसको ज़रूर फॉलो कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अदर वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। एक चीज़ और याद रखना, हमारे हिस्से में मेहनत आई है और हम मेहनत करेंगे। जय हिंद।